हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने देखा कि कार्य सरलीकरण क्या होता है। कार्य सरलीकरण क्या होता है कि कार्य को कितने सरल ढंग से, कितने अच्छे से किया जाए, कार्य को कितने आसानी से किया जाए जिससे कार्य पूरा हो जाए। यही क्या है? कार्य सरलीकरण है। और कार्य सरलीकरण क्या होता है कि उसमें कार्य को सरल ढंग से तो किया जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि हम कार्य को कर रहे हैं और सरल जल्दी करने के चक्कर में उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाए। नहीं, कार्य को इतने सरल ढंग से भी करो लेकिन उसकी गुणवत्ता में कमी ना आए। और किस संसाधन का उपयोग कम हो? जो तीनों संसाधन होते हैं, जो क्या होते हैं? समय होते हैं, धन होता है और शक्ति होते हैं। इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। इन तीनों संसाधनों का उपयोग करते हुए हम कार्य को इतने आसानी ढंग से करें कि उससे क्या हो, उससे कार्य मेरा पूरा हो जाए और गुणवत्ता में कमी ना आए। कार्य सरलीकरण किसके लिए शुरुआत की गई थी? या अपंग महिलाओं के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। कार्य सरलीकरण की टेक्निक के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि ये दो होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? औपचारिक और अनौपचारिक। तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा कि औपचारिक जो होती है ये प्रयोगशाला विधि के नाम से जानी जाती है, और जो अनौपचारिक होती है इसको क्या कहते हैं? इसको घरेलू विधि कहते हैं, जिसका उपयोग हम घर पर कर सकते हैं। ठीक। और अनौपचारिक विधि जो होती है इसे क्या कहते हैं? इसे पेन पेंसिल तकनीक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेन पेंसिल तकनीक भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि क्या कहते हैं कि पेन और धागे का यूज़ किस में किया जाता है। तो हमने जो टेस्ट लिया हुआ है और उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे पूछ लिया जाए कि पेन और धागे का यूज़ किस में करते हैं, कौन सी विधि में करते हैं, तो क्या बोलेंगे कि पाथवे चार्ट में पेन और धागे का यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या होता है? एक कृत्रिम रसोई घर बनाया जाता है। जैसा रसोई घर होता है उसी तरीके से इसमें रसोई घर बनाया जाता है। ठीक। और हमने पाथवे चार्ट के बारे में हम लोगों ने और भी पढ़ा है, उसको आप लोग पिछली क्लास की जो वीडियो होती हैं उसमें आप देख सकते हैं। ठीक। और हमने क्या इसकी जो चार होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? ऑपरेशन चार्ट, प्रोसेस चार्ट, मल्टीमैन और क्या होता है कि पाथवे चार्ट। ये चार होते हैं। क्या होते हैं ये चारों अनौपचारिक विधि के प्रकार हैं। ठीक। उसके बाद अब हम लोगों को आज क्या देखना है? पारिवारिक व्यय। ठीक। क्या देखेंगे? पारिवारिक व्यय। ये पारिवारिक व्यय क्या होता है? मतलब व्यय से ही ये लग रहा है कि जो हमारी आवश्यकता के लिए जो मेरी आय है, जो हम लोगों की आय है उसको आवश्यकता के लिए हम खर्च करते हैं, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं। जो खर्च करते हैं अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वही क्या कहलाती है? व्यय कहलाती है। जैसे आवश्यकता के लिए खर्च की गई आय, आवश्यकता के लिए खर्च की गई आय क्या कहलाती है? व्यय कहलाती है। तो जो हमने आय को जो खर्च किया है अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, तो वही क्या कहलाया? व्यय कहलाया। जैसे कि हम देखेंगे कि जैसे मेरे पास, मान लीजिए कि आप लोगों के पास कितने रुपए हैं? 10,000 हैं। ठीक। और आपकी आय कितनी है? 10,000 है। और आपने अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरी मंथली खर्च आपने कर दिया। वो कितना गया? आप समझिए कि 8,000 रुपये गए। तो ये 8,000 क्या कहलाया? जो आपने 8,000 खर्च किए वो क्या कहलाया? 8,000 व्यय कहलाया। और 10,000 जो था वो आय कहलाई। उसके बाद जो 2,000 बचा, 2,000 ही तो बचा, जो 2,000 बचा उसको क्या कहेंगे? बचत बोलेंगे। तो यही होता है। अभी हम आगे बजट भी देखेंगे। तो बजट क्या होता है कि हम बिना बजट बनाए बचत नहीं की जा सकती है। इसके बारे में भी, ये भी बहुत लंबा चैप्टर है। इसके बारे में कोशिश करेंगे कि एक दिन में इस क्लास को ख़त्म की जाए। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि आय जो हमारी इनकम होती है, जो आय होती है उसको बोलते हैं। और आय के स्रोत हमने कई पढ़े हैं। उसके बाद आय के प्रकार हमने पढ़ा है। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। अब क्या देखेंगे कि पारिवारिक आय के बारे में हम लोगों ने समझ लिया।
ये पारिवारिक व्यय जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन से होते हैं? उपभोग व्यय और क्या होता है? बचत। ठीक, अब हम देखेंगे कि उपभोग व्यय क्या होता है। उपभोग व्यय क्या होता है? ये 3 होते हैं। कौन कौन से? निश्चित व्यय, निश्चित व्यय और अर्धनिश्चित व्यय। अर्धनिश्चित व्यय, उसके बाद तीसरा क्या है? अनिश्चित व्यय। बचत के बारे में हम आगे डिटेल पढ़ेंगे, पहले हम इस तीनों को क्लियर करते हुए चलते हैं। ये निश्चित व्यय क्या होता है? ऐसा खर्च जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो सके। क्या? ऐसा खर्च जिसमें किसी भी प्रकार की ऐसा खर्च जिसमें किसी भी प्रकार की कटौती ना की जा सके। ऐसा खर्च जिसमें किसी भी प्रकार की कटौती ना की जा सके। वह क्या कहलाएगा? उसे क्या कहेंगे? निश्चित व्यय कहेंगे। क्या कहेंगे? निश्चित व्यय कहेंगे। ठीक, ऐसा खर्च जिसमें किसी भी प्रकार की कटौती ना की जा सके। जैसे एग्जाम्पल में आप लीजिए कि दवा हुई, उसके बाद फीस हुआ कि बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो क्या उसमें आप कटौती कर सकते हैं? बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो क्या फीस में कटौती की जा सकती है? नहीं। तो क्या हो गई? दवा। कोई व्यक्ति बीमार है और डॉक्टर ने दवा लिख दी, उसकी मतलब कुछ मेडिसिन वगैरह लिख दिया कि इसको आप लेके आइए, तो क्या करेंगे कि आप दवा नहीं लेंगे? तो ऐसा खर्च है कि जिसमें किसी भी प्रकार की इसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती है, जिसे क्या कहेंगे? न की जा सके, जिसे निश्चित व्यय कहते हैं। जैसे बच्चों की फीस और दवा। तो ये क्या है? निश्चित व्यय के अंतर्गत आया। अब हम देखेंगे अर्धनिश्चित व्यय। अर्धनिश्चित व्यय क्या होता है? अर्धनिश्चित व्यय क्या होता है? कि ऐसा खर्च जिसमें लचीलापन देखने को मिलता है। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? लचीलापन देखने को, इसमें क्या होता है? लचीलापन देखने को मिलता है, ठीक। इसमें अर्धनिश्चित व्यय में इसमें क्या होता है? लचीलापन देखने को मिलता है। इसको हम क्या कर सकते हैं? कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इसमें देखेंगे, जैसे क्या होता है इसमें, पहले हम क्या करते थे? महंगे कपड़े पहनते थे। अब हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या इसको सस्ते कपड़े में भी काम चला सकते हैं ना। तो ये क्या है? अर्धनिश्चित व्यय है कि इसका जो है मतलब ये आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं कि पहले आप महंगे कपड़े पहन रहे थे, आपके पास इस बार पैसे अगर नहीं आए हैं, आपके पास पैसे कम हैं, तो अगर मान लीजिए समझिए कि जिसकी निश्चित आय है वो तो ठीक है, वो अपना बजट बना लिए, अपना उसी हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन जिसने बजट नहीं, जिसकी आय जो है निश्चित नहीं होती है, कितने व्यक्ति ऐसे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी आय निश्चित नहीं होती है। कभी पैसे आए, किसी दिन पैसे नहीं आए, किसी दिन वो बाहर कमाने के लिए गए तो उनके पास करीब 2-4 हज़ार 10 हज़ार लग गए हाथ, और कभी वो गए तो उनका जो भी, जैसे आप किसान को ले लीजिए, किसान जो होते हैं फसल हो गई अच्छी तो इस बार तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आंधी बाढ़ तूफान कुछ भी ऐसी चीज़ें आए या तो और भी कई तरीके से फसल नुकसान हो जाते हैं, कीड़े लग गए, तो क्या है कि अगर वो फसल जो है नुकसान हो गई और वो अपना फसल उस बार नहीं बेच पाए तो इससे क्या होगा? इससे जो फसल वो नहीं बेच पाएंगे तो इससे उनकी आय नहीं होगी, उस बार इनकम नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो अपने वो कम उतने में ही तो वो खर्च चलाएंगे। तो क्या है, जब उनके पास पैसे नहीं रहेंगे तो वह अपने खर्च को क्या करेंगे कि कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर पैसे हैं तो कम, अगर पैसे हैं तो ठीक है, और नहीं पैसे हैं तो कम कर सकते हैं। कि इसमें क्या होता है? लचीलापन देखने को मिलता है, जैसे कि इसको कम और अपनी आय के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी आय
के अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि ये क्या है कि जैसे आप क्या हुआ कि पहला क्या है कि महंगे कपड़े हम पहले क्या है, पहले महंगे कपड़े पहनते थे, अब सस्ते कपड़े पहनेंगे। पहले महंगे कपड़े और अब क्या है, अब सस्ते कपड़े पहनेंगे। यही तो है। और ये भी एक एग्जांपल इसका बहुत अच्छा है, माइंड में आ गया कि जैसे क्योंकि इस टाइम गर्मी का मौसम है तो एसी सबके यहाँ होगी, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो एसी नहीं लगाए होंगे। तो पहले क्या था, पहले एसी था और अब क्या करेंगे, अब कूलर पंखे में काम चला लेंगे। अब कूलर पंखे में काम चला लेंगे। ठीक, तो अर्धनिश्चित व्यय हमने क्या देखा कि इसमें लचीलापन देखने को मिलता है। आय के अनुसार अपने खर्च को इसमें क्या करेंगे, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम महंगे कपड़े पहनते थे, किसी पार्टी फंक्शन में जाना था तो हम ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा पैसे हमारे पास हैं तो हम महंगे कपड़े पहन के जाएंगे, नहीं है तो सस्ते कपड़े पहन के जाएंगे। और कभी अगर मेरे पास बहुत पैसे हैं तो हम एसी अपना लगा लेंगे, और नहीं पैसे हैं तो हम कूलर या और उससे भी कम पैसे तो पंखे में रहेंगे। तो यही क्या है, अर्धनिश्चित व्यय है। ठीक, अब हम देखेंगे कि अनिश्चित व्यय। तो हमने निश्चित व्यय और अर्धनिश्चित व्यय को बहुत अच्छे से समझा। अब हम देखेंगे कि अनिश्चित व्यय। ठीक, इसको ये क्या होता है, यह अपनी इच्छा पर निर्भर होता है। यह अपनी इच्छा पर निर्भर होता है। जैसे कि देशाटन। ठीक, और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि कार, क्या, जैसे आप 4 व्हीलर ले रहे हैं तो ये क्या है, अपनी इच्छा पर निर्भर है कि मेरा अगर मन होगा तो लिया जाएगा, नहीं मन होगा तो नहीं लिया जाएगा। आपका मन होगा तो आप घूमने जाइए, नहीं मन है तो नहीं जाइए। और क्या, आप गाड़ी लेना हो गया। तो इस तरीके से यह अनिश्चित व्यय हो गया। अब हम देखेंगे कि पारिवारिक व्यय की विधियाँ क्या होती हैं। व्यय की विधियाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पारिवारिक व्यय की विधियाँ। ठीक, ये कितनी होती हैं इसके बारे में देखेंगे। ये कितनी होती हैं, ये 5 होती हैं। कितनी होती हैं, 5 होती हैं। ये विधियाँ 5 होती हैं। कौन कौन सी पारिवारिक विधियाँ जो होती हैं ये कितनी होती हैं, 5 होती हैं। पहली क्या है कि आर्थिक योजना विधि। आर्थिक योजना विधि, इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंस प्लान मेथड। ठीक, अब हम देखेंगे आर्थिक योजना विधि क्या हुई, इसको देखेंगे। आर्थिक योजना क्या होती है कि इसको जो होता है इसमें बहुत सोच समझकर पैसे खर्च किए जाते हैं। बहुत सोच समझकर पैसे खर्च किए जाते हैं और इसमें योजना बनाकर पैसे खर्च करते हैं। योजना बनाकर पैसे खर्च करते हैं। और क्या होता है, इसमें प्राथमिकता के आधार पर पैसे खर्च करते हैं। प्राथमिकता के आधार पर पैसे खर्च करते हैं। तो हमने क्या देखा कि आर्थिक योजना विधि क्या, कौन सी विधि होती है। इसमें देखते हैं कि पहले हम प्लानिंग करेंगे, पहले हम योजना बनाएंगे किस पर, और इसमें क्या होता है कि कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, कि प्राथमिकता के आधार पर पैसे खर्च करते हैं और हम कामों की लिस्ट बना लेंगे। कि कितना पैसा कहाँ खर्च करना है। ठीक, इसको हम देखेंगे कि आर्थिक योजना विधि क्या होती है। इसमें जो होता है हम
एक रूपरेखा बना लेंगे या एक प्लानिंग कर लेंगे। ठीक, इसमें आर्थिक योजना हम योजना बनाकर इसको बहुत सोच समझकर पैसे खर्च करेंगे और एक जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनकी एक सूची, एक लिस्ट तैयार कर लेंगे कि क्योंकि ऐसा ना हो कि जो मतलब और अदर चीज़ों पे पैसे खर्च हो जाएं, लेकिन जो मेरी जो जिसको खर्च करना मेरी प्राथमिकता है, जिसके ऊपर पैसे खर्च करना, जो प्राथमिक चीज़ें होती हैं उन पर पैसा खर्च करना ज़रूरी होता है। जैसे ये ना हो कि खाने के लिए ना हो और कपड़े हम महंगे पहने, मेरे पास खाने को नहीं है और जो भी और भी दिक्कतें आ रही हैं, बच्चे जो है वो बीमार हैं, उनके लिए दवा के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, और क्या हम एसी लगा कर बैठे हुए हैं। तो यही है यहाँ पर कि पहले हम कार्य की काम जो भी सूची है उसकी लिस्ट तैयार कर लेंगे कामों की, उसके बाद हम पैसे सोच समझ कर खर्च करेंगे कि कौन से कितने पैसे कहाँ खर्च करने हैं। तो ये आर्थिक योजना विधि हो गई, इसमें बहुत सोच समझ कर पैसे खर्च किए जाते हैं, योजना बनाकर पैसे खर्च किए जाते हैं और जो प्राथमिकता जिसको प्राथमिकता देनी होती है उस पर पैसे खर्च करते हैं। हम कामों की एक लिस्ट बना लेंगे कि किस पर कितना पैसा कहाँ खर्च करना है। ठीक, इसको बोलते हैं आर्थिक योजना विधि। तो पहली विधि हो गई आर्थिक योजना विधि। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि दूसरा क्या है, समान वेतन विधि। समान वेतन विधि क्या है, इक्वल सैलरी मेथड। तो इसको बोलते हैं कि समान वेतन विधि। ये उन परिवारों में देखने को मिलता है, समान वेतन से ये नहीं है कि दोनों का वेतन समान है यानी पति पत्नी का वेतन समान है, ऐसा नहीं है। ये उन परिवारों में देखने को मिलता है जहाँ पत्नी जो होती है वह अपना अधिकार चाहती है, वह स्वतंत्र होना चाहती है, स्वतंत्र रहना चाहती है और अपना अधिकार चाहती है। ये उन परिवारों के लिए है। इसमें क्या होता है कि पत्नी जो होती है, जो आवश्यक चीज़ें होती हैं जिस पर पैसे खर्च करना ज़रूरी होता है, ये उन कार्य की लिस्ट बना लेगी। उसके बाद पति जो होता है उस पर पैसे खर्च करेगा, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी वह पति उसको पूरा करेगा। फिर अगर उसमें से पैसे बच जाएंगे, जैसे 400 रुपये या आप मान लीजिए 600 रुपये बच गए, तो 300 रुपये पत्नी के हो जाएंगे और 300 रुपये किसके हो जाएंगे, पति के। एक बार फिर से इसको देखिए कि समान वेतन विधि में क्या होता है कि ये उन परिवारों में देखने को मिलता है जहाँ पर पत्नी स्वतंत्रता चाहती है या फ्री होना चाहती है, फ्री रहना चाहती है। ये उन परिवारों के लिए है। और जैसे कि इनकी सैलरी क्या है कि जैसे कि इनकी सैलरी मंथली जो है ये 15,000 है। ठीक, और कितना ये जो होती कितना ये मान लीजिए आप कि 14,000 रुपये मंथली खर्च हो गए। ठीक, 14,000 रुपये मंथली खर्च हो गए तो कितने बचे, कितना बचा, 1,000 बचा। कितना बचा, 1,000 बचा। अब इस 1,000 जो बचे हैं इसमें 500 पत्नी ले लेगी और 500 पति ले लेगा। यही क्या हो गई, समान वेतन विधि। मतलब इन दोनों का वेतन नहीं समान है, लेकिन जो बचत हो रही है, जो बचत हुई है उसमें से वो लोग समान बराबर बांट लेंगे। तो इसी को ही समान वेतन विधि कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अब नेक्स्ट क्या है, बराबर विधि। क्या है, 50-50 मेथड या बराबर विधि। इसे किस नाम से जानते हैं, 50-50 मेथड। ठीक, अब हम देखेंगे बराबर विधि को क्या बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों का क्या होता है, इसमें दोनों ये उस परिवारों में लागू होता है जहाँ पर दोनों कमाने वाले होते हैं। बराबर विधि में क्या होता है, जहाँ पर दोनों कमाने वाले होते हैं और जो भी खर्च होते हैं उस खर्च को आधा पति को दे दिया जाता है खर्च करने के लिए और आधा किसको, पत्नी को दे दिया जाता है। उसके बाद मतलब ये दोनों अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह बराबर करते हैं। जितना उसके अधिकार में आता है, कितना उसको खर्च करना है वह उतना करता है और ये अपना जितना इस पत्नी के अधिकार में आता है वह पत्नी करती है। यही क्या हो गई, बराबर विधि। इसको बोलते हैं
इसे बोलेंगे, ये ऐसे परिवारों में होता है जहाँ दोनों पति पत्नी दोनों कमाते हैं, ठीक। ये ऐसे परिवारों में होता है जहाँ दोनों कमाते हैं और ये क्या करते हैं, आय प्लस व्यय को बराबर हिस्से में बांट लेते हैं, बराबर हिस्से में बांट लेते हैं। फिर दोनों क्या करेंगे, इसको बराबर हिस्से में बांट लेते हैं। फिर पति के हिस्से में पति अपना कार्य पूरा करता है, पति के हिस्से में जो कार्य है वह उसको पूरा करेगा, और जो पत्नी के हिस्से में कार्य है वह पत्नी उसको पूरा करेगी। और इससे क्या होता है, वह इसमें दोनों जो होते हैं दोनों उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हैं, ठीक। ये हो गया कौन सी, ये तीसरी विधि कौन सी, बराबर विधि, 50-50 मेथड। अब हम चौथा चलेंगे, चौथा कौन सी विधि होती है इसको देखेंगे। क्या बोलेंगे, उचित मांग या अनुमोदित विधि। क्या बोलेंगे, उचित मांग या अनुमोदित विधि। ये ऐसे परिवारों के लिए होता है जहाँ पर आय निश्चित नहीं होती है। मतलब उनके अभी हमने बताया ना कि जहाँ पर कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पर आय निश्चित नहीं होती, तो ये ऐसे परिवारों के लिए होता है कि जहाँ आय निश्चित नहीं है, जहाँ आय निश्चित नहीं है। तो ये ऐसे जहाँ आय निश्चित नहीं है, ऐसे परिवारों में क्या होती है, जो भी खर्च होते हैं उसको खर्च को या व्यय को खर्च को निश्चित कर लिया जाता है और निश्चित कर लेते हैं और पत्नी को इसके पैसे दे दिया जाता है, पत्नी को पैसे दे दिया जाता है। तो हमने देखा उचित मांग या अनुमोदित विधि जहाँ पर आय निश्चित नहीं है, खर्च को निश्चित कर लेते हैं और पत्नी को कुछ धनराशि दे दी जाती है। तो पत्नी क्या करती है, उसी धनराशि से जो पत्नी के हाथ पे धनराशि दे दी जाती है वह उसी धनराशि से घर के खर्च को चलाती है और अपनी मित्रतापूर्वक उसको, अपनी बुद्धिमत्तापूर्वक व विवेकपूर्वक उसको क्या करती है, उस पैसे से अपने घर के खर्च को चलाती है। तो ये क्या है, या इसे क्या कहेंगे, उचित मांग। मतलब एक मांग जो होती है वह पत्नी कहती है कि इतना खर्च है, इतना दे दीजिए, तो वह उतने पैसे को उसके पति जो है उतने पैसे को उसके हाथ पे दे देता है और पत्नी क्या करती है, उसी पैसे से घर के खर्च को चलाती है। और ये किस परिवार के लिए लागू है, जहाँ पर आय निश्चित नहीं होती, कभी आय आई तो कभी नहीं आई। जैसे कि हमने बताया माली कभी फूल बेच लिया तो ठीक है, उसकी इनकम हो गई, और कभी नहीं बेचा तो उसकी इनकम नहीं हुई। तो यही क्या है, उचित मांग या अनुमोदित विधि हो गई। अब हम लास्ट देखेंगे कि हस्तमुक्त विधि, इसको क्या बोलते हैं, फ्री हैंड मेथड। क्या बोलेंगे, फ्री हैंड मेथड। हस्तमुक्त विधि, तो इसे क्या बोलेंगे कि फ्री हैंड मेथड। ये क्या होती है कि ये ऐसे परिवारों के लिए होती है कि जहाँ पर व्यय जो होता है, व्यय से काफ़ी ज़्यादा आय होती है। ऐसे परिवार जहाँ पर व्यय से
थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, काफ़ी ज़्यादा आय होती है, काफ़ी ज़्यादा आय होती है। इसमें क्या होता है, व्यय करने के लिए कोई योजना नहीं बनानी पड़ती है। कोई निश्चित योजना नहीं बनानी पड़ती है। तो ये क्या हो गई, हस्तमुक्त विधि। तो आप लोगों को ये इसकी पारिवारिक व्यय की विधियाँ 5 हैं, इसके बारे में आप लोग समझे होंगे। और अब हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं कि पारिवारिक व्यय की विधियाँ, पहले ये कितने प्रकार होते हैं। एक उपभोग व्यय होता है और व्यय के प्रकार, और दूसरा क्या होता है, बचत। तो उपभोग व्यय क्या बोलते हैं उसको, निश्चित व्यय, जिस पे निश्चित करना ज़रूरी होता है व्यय करना, और इसमें कम और ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, जैसे बच्चों की फीस, दवा। उसके बाद अर्ध निश्चित व्यय हो गया, जिसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, जो इसमें अपने व्यय के अनुसार, आय के अनुसार इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि पहले महंगे कपड़े पहनते थे, अब सस्ते कपड़े भी पहन सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अर्ध निश्चित। अनिश्चित इसकी इच्छा पर निर्भर होता है, जैसे कि देशाटन, और क्या हमने बताया था कि देशाटन हो गया, या आप 4 व्हीलर गाड़ी वगैरह ले रहे हैं, ये हो गया। तो ये हो गया व्यय के प्रकार। फिर उसके बाद कितने प्रकार की, 5 प्रकार की क्या थी, 5 प्रकार की विधियाँ थी। कौन सी, पारिवारिक व्यय की 5 विधियाँ थी। कौन कौन सी थी ये, पहली क्या थी, आर्थिक योजना विधि, दूसरी क्या थी, समान वेतन विधि, और तीसरी क्या है, आर्थिक योजना, समान वेतन, और 50-50 मेथड इसे बोलते हैं कि बराबर बराबर विधि। क्या बोलते हैं, बराबर बराबर विधि। फिर तीसरी है उचित मांग की विधि या अनुमोदित विधि, और पांचवी जो है उसे कहते हैं हस्तमुक्त विधि। तो पहला क्या था कि आर्थिक योजना विधि, इसमें योजना बनाकर, प्लानिंग बनाकर योजना बना लेते हैं, और जो भी कार्य है उसकी सूची बना ली जाती है कि इन सामान की लिस्ट तैयार कर ली जाती है कि इन सब चीज़ों पे पैसे खर्च होंगे, और ये उस पर योजना बनाकर प्राथमिकता के आधार पर पैसे खर्च किए जाते हैं। जो प्राथमिक चीज़ें होती हैं उन पर पहले पैसे खर्च किए जाते हैं। ये क्या हो गई, आर्थिक योजना विधि। दूसरी क्या है, समान वेतन विधि। समान वेतन में ये होता है कि जो भी आय व्यय का खर्च निर्धारित कर लिया जाता है, उसके बाद जो पति होता है वह पैसे अपनी जो आवश्यकता की चीज़ें होती हैं उस पर पैसे खर्च करता है। फिर उसमें से जो भी उसकी बचत होती है, बचत में से पति पत्नी दोनों बांट लेते हैं। जैसे अगर 500 रुपये बच गए तो 250-250 दोनों के हो जाते हैं। बचत में यहाँ पैसे बढ़ते हैं समान वेतन में। अब बराबर बराबर विधि, ये ऐसे परिवारों में होता है जहाँ पति पत्नी दोनों कमाते हैं। आय व्यय की एक लिस्ट तैयार कर ली जाती है, मतलब उसको समझ लिया जाता है कि आय व्यय कितना है। उसके बाद जो कार्य हैं, जो भी पैसे जिस पर खर्च करने हैं, उसकी एक सूची बनाकर दोनों बांट लेते हैं और दोनों उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हैं। ये क्या है, 50-50 मेथड। उसके बाद क्या है, अनुमोदित विधि। अनुमोदित विधि को क्या कहेंगे कि उचित मांग की विधि। इसमें यह ऐसे परिवारों के लिए है जहाँ पर उचित मांग की विधि ऐसे परिवारों के लिए है जहाँ पर उसकी आय निश्चित नहीं होती है। इसमें पत्नी अपने खर्च के अनुसार, घर के खर्च के अनुसार कुछ पैसे मांगती है और उसी में परिवार के खर्च को चलाती है। ये उचित मांग या अनुमोदित विधि कहलाई। अब पाँचवीं कौन सी है, ये लिखी हुई है। कौन सी, हस्तमुक्त विधि। हस्तमुक्त विधि क्या होती है, यहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं की जाती है, कोई योजना नहीं बनाई जाती। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आय है वह व्यय से कहीं ज़्यादा होता है। मतलब जो क्या होता है ऐसे पर जहाँ यहाँ पर व्यय से काफ़ी ज़्यादा होती है आय, तो ये ऐसे परिवारों के लिए होता है। तो हमें लगता है कि आप लोगों को ये पारिवारिक व्यय की 5 विधियाँ हैं वह समझ में आई होंगी। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि कौन सा टॉपिक इस नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाते हैं। पहले इतना आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और आप लोग नोट्स बनाते चलिए। हम एक एक टॉपिक बार कह रहे हैं कि हम एक एक टॉपिक क्लियर करते चल रहे हैं और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द से जल्द इसको होम मैनेजमेंट को पूरा समाप्त कर दिया जाए।